नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में नायब सरकार का कुनबा बढ़ गया है। राजभवन में मुख्यमंत्री, नायब सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मौजूदगी में नायब मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ। कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, असीम गोयल, अभय यादव, सुभाष सुधा, विशंबर वाल्मीकि, संजय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। नायब कैबिनेट में सीएम को मिलाकर अब 14 मंत्री हो गए हैं। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे, लेकिन पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर सबकी निगाहें थीं। वे जिस कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे, उनकी नाराजगी एक बार फिर देखी गई। क्या अनिल विज को मंत्रिमंडल विस्तार में आमंत्रित नहीं किया गया या खुद ही उन्होंने शिरकत नहीं की? उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी भी नहीं है। ऐसे में विज से दूरी बनाने के पीछे पार्टी की वजह क्या है? क्या विज को कोई बड़ी जिम्मेदारी आगामी समय में पार्टी देगी या दे सकती है, जिससे उनकी नाराजगी दूर हो सके? यह सवाल है। सवाल यह भी है कि उनके मान मुनव्वल की भी कोई कोशिश पार्टी के द्वारा नहीं की गई। आखिर क्यों? शीर्ष नेतृत्व का आखिर प्लान विज को लेकर कुछ है भी या नहीं? तो नायब सरकार का मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ। अब 14 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर हो गए हैं। अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। लोकसभा का रण है, कितनी मजबूती पार्टी को मिलेगी। हालांकि इस बीच अनिल विज की नाराजगी देखने को मिली है। वो कहते भी नजर आए कि उन्हें कैबिनेट विस्तार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आखिर नाराजगी वास्तव में है या कुछ और वजह है? शीर्ष नेतृत्व के द्वारा क्या उन्हें साइडलाइन किया गया है या फिर कोई और बड़ा दांव पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खेल सकता है? तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हैं पानीपत से देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की पिछली 44 साल की सियासत में पहली मर्तबा 2014 में अपने बूते सरकार बनाने वाली बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। 12 मार्च को अचानक बदले गए सीएम मनोहर लाल और उसी शाम को नए सीएम बने नायब सिंह सैनी को 5 और मंत्रियों के साथ शपथ दिलाने के एक हफ्ते बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गौरतलब है कि पार्टी के सीनियर लीडर अनिल विज भले ही अभी नाराज दिख रहे हैं, पर पहले भी वो कई बार नाराज हुए और फिर मान गए। दरअसल अंदरूनी बात यह है कि आज से एक हफ्ता पहले 12 मार्च को जब सीएम मनोहर लाल इस्तीफा देने राजभवन गए थे, तो अनिल विज भी उनके साथ गाड़ी में थे। इस्तीफा देकर दोनों वापस नया नेता चुनने के लिए आ रहे थे, तो अनिल विज के मन में शायद रहा होगा कि तुम्हें मौका मिल सकता है। पर जब विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी का नाम नेता के तौर पर सामने आया, तो अनिल विज तब बैठक बीच में छोड़कर बाहर आ गए थे। बहुत मुमकिन है कि उन्हें ये लगा कि इतनी बड़ी बात और योजना थी कि उन्हें विश्वास में ही नहीं लिया गया। ऊपर ही ऊपर बातें होती रही। सो अनिल विज अब नाराज हैं। ये भी कह रहे हैं कि वो पार्टी के अनन्य भक्त हैं। देखिए क्या होता है, यही तो सियासत है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। हरियाणा में नायब सरकार ने विस्तार किया मंत्रिमंडल का। हालांकि थोड़ी देरी हुई है। देरी की वजह जो है वो अनिल विज की नाराजगी भी बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि अनिल विज को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या वो नाराज हैं वाकई में? अभी तक तो ये फिलहाल किसी तरीके से कोई जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नहीं दी गई है। क्या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है? क्या वजह है? और अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, विस्तार हुआ है, बड़ी चुनौतियां हैं, आगामी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद 5 से 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी हरियाणा का प्रायोजित हो जाएगा, उसकी तैयारियां भी होंगी। जो जिम्मेदारियां हैं वो बड़ी हैं, चुनौतियां भी बड़ी हैं। अनिल विज की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ लग रहा है प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है? देखिए स्वरूप, एक बात तो यह है कि अनिल विज ऐसी राजनीतिक शख्सियत है, खासतौर पे पिछली 2 सरकारों में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, सेक्रेटेरिएट हो, विधानसभा हो या पब्लिक लाइफ में हो या मीडिया हो, अनिल विज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनका नाम चर्चा में रहते हैं। उनकी कार्य प्रणाली कुछ इस तरह की है कि जैसे वो खुला दरबार भी लगाते हैं, जिसको न्याय नहीं मिलता, चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट इनके पास था, अभी तक न्याय नहीं मिलता, तो हरियाणा में ये होती थी कि आप अनिल विज के पास जाओ, आपके साथ न्याय होगा, आपको न्याय मिलेगा। तो सिरसा के लोग, फरीदाबाद के लोग, दूर दूर से लोग अनिल विज के खुले दरबार में अंबाला में आते थे। उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और एक अच्छे नेता के तौर पर, एक अच्छे मंत्री के तौर पर उनकी हैसियत और पहचान थी। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा दूसरा कार्यकाल में खासतौर पे, हालांकि पहले कार्यकाल में भी जब 2014 में सरकार बनी, अनिल विज को जब थोड़ा बाद में शपथ दिलाई गई तो उनकी टिप्पणी ये सामने आई थी कि मैं तो मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री बने थे पहली दफा, मैं तो इनसे भी सीनियर हूं, 5 बार का विधायक हूं। मतलब उनको लगा कि सीनियर होने के नाते मेरी अहमियत समझी जानी चाहिए। इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब अनिल विज, चाहे सीआईडी वाला, जब होम मिनिस्टर थे, सीआईडी मुख्यमंत्री अपने पास रखना चाहते थे, सीएम से उनकी तकरार, विवाद रहा। कई और ऐसे मौके आए, अक्सर इस तरह की चीजें सामने आई कि अनिल विज नाराज हो गए, मान गए, नाराज हो गए, मान गए। उनका काम करने का तरीका अलग था। और जैसा अभी ये मंत्रिमंडल का विस्तार था, पूरी उम्मीद थी अनिल विज को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। उनका एक प्रोफाइल है, उनका काम करने का स्टाइल है, सीनियर है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जैसे चल रहा था कि अनिल विज की नाराजगी, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो अनिल विज के करीब रहते हैं, उनका ये कहना है कि 12 मार्च को, आज ही के दिन पिछले हफ्ते, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा देने राजभवन गए तो अनिल विज भी उनकी गाड़ी में थे। जब दोनों इस्तीफा देकर वापस आ रहे थे, क्योंकि विधायक दल का नेता चुना जाना था, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हाईकमान ने 2 ऑब्जर्वर भी भेजे थे। तो विधायक दल की बैठक में कई नाम चर्चा में आए कि अनिल विज बन रहा है, फलाना बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। बाहर चीजें 1-2 दिन से आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब आखिरकार नायब सिंह सैनी, संजय भाटिया का भी नाम चला कि संजय भाटिया, 1-2 दिन ऐसा रहा कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें सामने आई। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई, 2 ऑब्जर्वर आए केंद्र की तरफ से, नायब सिंह सैनी का नाम जब एकाएक सामने आया, तो ऐसा घोषणा होते ही, फैसला होते ही अनिल विज उठकर बाहर आ गए थे। ये सारा मीडिया में आई थी चीजें। लेकिन अब जो उनको, मेरे को लग रहा है, जो उनके अंदर पीड़ा है, उनको ये लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको साथ लेकर गए थे। लेकिन जब वापस आए, विधायक दल की बैठक हुई, तो उनको भनक तक नहीं लगी कि होने क्या वाला है। उनका ये मानना है कि मनोहर लाल कार में थे, उन्होंने उनको बताना चाहिए, कन्विंस कराना चाहिए भी पार्टी के अंदर ये डेवलपमेंट है, इस तरह का फैसला है। मेरे को लगता है इस वजह से उनकी नाराजगी है। वो कहते हैं कि 4 बार जब 4 विधायक हुआ करते थे बीजेपी के विधानसभा में, जब कांग्रेस चौटाला सरकार हुआ करती थी, उन 4 में भी अनिल विज का नाम होता था। 6ठी बार के विधायक है। उनको ये शायद पीड़ा है कि मेरी अहमियत या मेरी वैल्यू नहीं समझी गई, उनका तिरस्कार किया गया। उनके अंदर मन में ये बात है। यही वजह है कि वो कहते हैं कि मैं विधायक बन के ही काम करूंगा। यही वजह है जो नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, पीड़ा है। बिल्कुल देवेंद्र, यही वजह है कि अब नाराजगी जो सामने आ रही है, वो क्या नाराजगी वाकई में है? क्योंकि विज कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है, पार्टी से कोई भी नाराजगी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम बातें राजनीतिक पटक्षेप की बातें हैं, पटल की बातें हैं। महेश, जो विस्तार हुआ है, पहला सवाल यह है कि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा का रण है, उसके लिए तैयार रखना है पार्टी को भी, खुद को भी। नायब सिंह सैनी दावा कर चुके हैं 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में डालेंगे, प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनाएंगे देश का। बड़ी चुनौती है, खासकर एक तरफ चुनौती वो, तो विज की नाराजगी, क्या पार्टी उसे भुनाएगी?
उसका सहयोग लेगी, उनकी जो राजनीतिक क्षमता है, जो उनका अनुभव है, उसको कहीं ना कहीं कॉपरेट करती हुई चलेगी? क्या लग रहा है, समीकरण क्या बन रहा है? देखिए, बिल्कुल चुनौती तो अभी भी बनी हुई है। सभी निर्दलीय विधायक इस बात की उम्मीद लगाए हुए थे कि उनके बूते अगर सरकार चल रही है तो फिर कैबिनेट में उन्हें जगह मिलनी चाहिए, राज्य मंत्री के रूप में उन्हें जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अब तक तो बिजली मंत्री जो पूर्व की जो सरकार में रहे थे, यानी मनोहर सरकार में जो रहे थे रणजीत सिंह, उनके अलावा किसी को भी अभी तक सरकार में भूमिका नहीं मिली है। तो ऐसे में यहाँ पर एक तो निर्दलीय विधायक आगे किस तरह का रुख सरकार को लेकर रखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। खास बात यह भी कि ये जो निर्दलीय विधायक हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहेंगे अगले विधानसभा चुनाव के लिए, पार्टी के टिकट के लिए अगर ये जो है यहां पर बातचीत करते हैं, मैच फिक्सिंग पार्टी के साथ करते हैं, तो उसकी कितनी संभावनाएं आगे नजर आ रही हैं? और बिना सरकार में शामिल हुए एक विधायक की हैसियत से ही क्या निर्दलीय विधायक आगे भी सरकार को समर्थन देते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल सामने है। और लगातार मुझे ये लग रहा है कि अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो अग्नि परीक्षा का समय है। और पिछली सरकार को अगर हम समझने की कोशिश करें, पिछले चुनाव को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो मनोहर कैबिनेट के ज्यादातर जो दिग्गज मंत्री थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यानी कैबिनेट में जो बड़े चेहरे हैं, जिन्हें बड़े चेहरे के रूप में जनता के बीच रखा जाता है, वो सबसे पहले निशाने पर आते हैं जनता के, और उन्हें ही सबसे पहले हार का सामना करना पड़ता है। यानी छोटे जो पौधे हैं वो तो जरूर बच जाएंगे, लेकिन बड़े पेड़ों के उखड़ने का खतरा बना रहता है। पिछले चुनाव में हमें सब कुछ देखने को मिला था, तो क्या इस बार उन चेहरों को हटाकर दूसरे चेहरों को सामने लाकर क्या परिस्थितियों को सामान्य रखने की कोशिश की गई है? यानी जो यहां पर एंटी इनकमेंसी का जिक्र चल रहा था, एंटी इनकमेंसी चेहरों को लेकर, अगर मुख्यमंत्री की चेहरे के साथ एंटी इनकमेंसी जुड़ी हुई थी तो उसे बदल दिया गया। अगर मंत्रियों के चेहरों के साथ एंटी इनकमेंसी जुड़ी हुई थी तो क्या उन्हें भी आगे पीछे कर, उलट फेर कर, बदल कर क्या एंटी इनकमेंसी को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और अगर कर रही है तो किस हद तक ये कोशिश कामयाब हो सकती है? तमाम चुनौतियां सामने हैं। और जैसा कि मैं पहले भी लगातार कार्यक्रमों में कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों की फहरिस्त क्या होगी, वो आगे का जो हरियाणा की राजनीति का भविष्य है वो तय करने वाली है। लोकसभा चुनाव परिणाम अगर बेहद सार्थक कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नजर नहीं आते हैं तो आगे की जो विधानसभा चुनाव की डगर है बेहद मुश्किल यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। और अगर अच्छे जिताऊ उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में कर लेती है तो फिर एक बेहद दिलचस्प मुकाबला लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में मिलेगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जो विस्तार हुआ है कैबिनेट का, अब कहा जाए पहले गठन हुआ था और अब विस्तार के बाद पार्टी को कितनी मजबूती मिलती नजर आएगी? साथ ही जो नाराजगी का जिक्र हम करते रहे हैं और जो देखने को भी मिलती रही है अनिल विज की, उसको किस तरीके से पार्टी साधेगी? विस्तार तो हो गया है और उनके अनुभव को किस तरीके से इनकैश किया जाएगा? क्या कोशिशें हो सकती हैं, क्या प्लान हो सकते हैं? देखिए, ये तो अनिल विज का पहले से ही तय हो गया था। जब भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई थी एक सप्ताह पहले, तो उस विधायक दल की बैठक में तरुण चिग जो पर्यवेक्षक थे, वो महामंत्री भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा कि अनिल विज जी नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव करेंगे। तो बैठक के अंदर अनिल विज जी ने ये कहा कि यह जो अपराध है मेरे से नहीं होगा, ये मैं काम नहीं करूंगा। तो इसलिए ये कहकर वो उठकर आ गए। जब उन्होंने कहा था कि यह पाप मुझसे नहीं होगा, तो मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी टिप्पणी है, बहुत बड़ा पृष्ठभूमि है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जब वो ये शब्द कह चुके हैं तो अब उसके नायब सैनी के मंत्रिमंडल में कैसे शामिल होते? जब वो कह सकते हैं कि मैं उनके नाम का प्रस्ताव नहीं करूंगा, यह पाप मुझसे नहीं होगा, तो ये उसकी टिप्पणी थी। उस टिप्पणी के बाद तो ये संभावना ही समाप्त हो गई थी कि वो नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि मनोहर लाल जी भी कहते रहे, नायब सैनी ने भी कहा कि हम उनको बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई कोशिश नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कमान ने भी ये कह दिया कि अब अनिल विज को नहीं मनाना, क्योंकि उनकी वहां पर छवि ऐसी बनाई गई। और वो कह रहे हैं कि जब मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया तो ये मेरे लिए बम शेल जैसा था, उन्होंने किसी को विश्वास में नहीं लिया। वो अपने आप एकाकी फैसले करते हैं। मनोहर लाल जी चाहे विधानसभा से इस्तीफा देने का फैसला हो, चाहे त्याग पत्र देने का फैसला, वो एकाकी करते हैं, वो सबको साथ लेकर नहीं चलते। जो सामूहिक नेतृत्व होता है उसके अंदर अभाव है। अब देखिए, अनिल विज जी की जनता में बहुत छवि है, राज्य की जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, और वो ईमानदार है। देखिए, मनोहर लाल जी भी ईमानदार है, अनिल विज जी भी ईमानदार है, और दोनों अविवाहित हैं और दोनों में टकराव है।
है। भारतीय जनता पार्टी में ये दोनों का टकराव जो है पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान देगा। चाहे मनोहर लाल जी अपने उस पर अधिकार करें कि वो पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, चाहे अनिल विज जी ये करें कि मैं पार्टी का अनन्य भक्त हूं, लेकिन इसका नुकसान तो पार्टी को होगा और ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि जनता में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया है। एक जनता जिसको ईमानदार मानती है, एक जिसको पार्टी के लोग राजनीतिक संत कहते हैं, तो दोनों में टकराव क्यों? ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है पार्टी के कैडर के लिए। मतलब कैडर में टकराव हुआ है। अगर पार्टी में दूसरे दलों से आए हुए लोगों में टकराव होता तो बात समझ में आती। ये तो कैडर के लोग हैं, समर्पित लोग हैं पार्टी के प्रति। अनिल विज उस समय विधायक बने थे जब मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं आए थे। मनोहर लाल जी का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश जो है जुलाई 1994 में संगठन मंत्री के रूप में हुआ, और यह भी संयोग है कि वो पानीपत से हुआ था। और अनिल विज इससे पहले 1991 में विधायक बन गए थे। तो हालांकि उम्र में भी बड़े हैं, तो दोनों में टकराव है। ये टकराव किस बात का है? तो ये दोनों को अब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्यों मौन रहा इन चीजों के लिए, ये सोचने वाली बात है। देखिए, पार्टी में आज वो लोग सत्ता में है जो लोग जिन्होंने पार्टी में कभी तपस्या नहीं की, जिन्होंने लोग पार्टी के लिए तपस्या की, डंडे खाए, संघर्ष किया, वो तो आज सड़क पर हैं। और जो लोग दूसरे दलों में पहले मलाई खाते रहे और अब फिर मलाई खा रहे हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा सकता है कि कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है इस समय। तो इस समय लोगों की धारणा है, और इसका पार्टी को नुकसान क्यों होगा? क्योंकि आम कार्यकर्ता जो पार्टी का संघर्ष के समय से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो आज असहज महसूस कर रहा है। वो समझ रहा है कि अब मेरे सपनों की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रति स्नेह अवश्य है, नरेंद्र मोदी उनके आदर्श है, वो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो राज्य को देखता है, हरियाणा के नेतृत्व को देखता है, तो उसको पीड़ा होती है कि हरियाणा के नेतृत्व आज किस स्थिति में खड़ा है, कैसे लोग खड़े हैं और पार्टी कैसे लोगों से भरी पड़ी है। वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात है ये जो आपने बताई है। कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति को ही दूर करने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने कहीं ये एक तीर से दो निशाने तो नहीं किए। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाना और उसके बाद अनिल विज को भी साइड कर देना, जिससे कि पार्टी में बैलेंस आ सके। क्या ये इस तरह से तौर पर नहीं देखा जा सकता कि पार्टी को बैलेंस करने के लिए एक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया गया हो? देखिए, नया नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास साफ झलकता है जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, और आज जो नए मंत्री भी बनाए गए हैं। देखिए, नए मंत्री सब जो है युवा है, 45 और 50 वर्ष की आयु के हैं। अब रंजीत सिंह 78 वर्ष के हैं, कमल गुप्ता को छोड़ दीजिए। और ज्यादातर जो आज मंत्री बने हैं सब दूसरी बार जीते हुए हैं। विधानसभा का चुनाव दूसरी बार जीते हुए हैं। पार्टी ने नया नेतृत्व तो खड़ा करना चाहिए। नए लोगों से ये अपेक्षाएं होती है, पार्टी को उन लोगों ने चलाना है। लेकिन जो लोग हैं, देखिए आज अनिल विज की पत्रकारों के समक्ष टिप्पणी थी कि मनोहर लाल जी की आंखें कहीं होती हैं और निशाना कहीं होता है। इसमें बहुत कुछ सार छिपा हुआ है। तो ये बात है कि नया नेतृत्व तो होना चाहिए, लेकिन नए नेतृत्व को प्रशिक्षण देना चाहिए, उनके साथ लोगों की जो अपेक्षा है उससे जोड़ा जाना चाहिए, और वरिष्ठता भी साथ रहनी चाहिए पार्टी का। देखिए, मनोहर लाल जी को तो अब लोकसभा में चले जाएंगे। अब लोकसभा में राज्य से राजनीति से दखल उनका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। राज्य की राजनीति में आज भी उनका दखल है, आगे भी रहने वाला है। क्योंकि जितने भी मंत्री बने हैं, आज मंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे राज्यसभा में भेजेंगे, सबको मनोहर लाल जी की छाप मानी जाती है, वो मनोहर लाल जी की छाया ही मानी जाती है। अब कैप्टन अभिमन्यु है, ओम प्रकाश धनखड़ है, दूसरे जो लोग हैं, वो मनोहर लाल जी के प्रति उनका एक मान्यता जाता है कि वो इनके विरोधी हैं। देखिए, आजाद शत्रु होना चाहिए, लेकिन राजनीति में कोई आजाद शत्रु होता नहीं है। लेकिन इस समय गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी अछूती नहीं है। इसका परिणाम ये होगा, हरियाणा में भी हिमाचल जैसी स्थिति बनेगी। इससे कोई अलग इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आप समझते हैं कि मामला समाप्त हो गया? ये मामला और बढ़ेगा। अब जहां जहां जाएंगे, मनोहर लाल जी से प्रश्न होंगे, अनिल विज जी से प्रश्न होंगे, संगठन से प्रश्न होंगे। तो ये स्थिति क्यों बनी है, इसका जवाब पार्टी के नेताओं को अपने आंतरिक सर्वे में करना होगा। देखिए, अब जब पार्टी की कोर कमेटी बनी हुई है, जब वरिष्ठ लोग बैठते हैं, तो कोर कमेटी का आशय क्या है? कोर कमेटी के अंदर इन विषयों पर चिंता होनी चाहिए। चिंतन होता भी होगा, लेकिन ये सब बातें बाहर नहीं आती। ये बातें जो है पार्टी में विस्फोटक स्थिति है। अगर मान लिया राव इंद्रजीत सिंह नाराज है, कभी दूसरा नाराज होता है, तो ये पार्टी ने जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया, ये अस्थायी व्यवस्था है। आपको लोकसभा चुनाव का झेलना है और करनाल का उपचुनाव झेलना है, उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। तो इसलिए पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी संकट की स्थिति है। देखिए, पार्टी ने, कांग्रेस कमजोर है, ये बात तो ठीक है, आपको इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन जब जनता देखती है कि उसने चुनाव जिताना है या हराना है, कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती किस रूप में आएगी, ये उम्मीदवारों के चयन पर निर्भर करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं कम नहीं हुई हैं। अभी पार्टी अध्यक्ष का फैसला होना है, और अनिल विज जी को बड़ा पद दिया जाएगा ऐसा कोई संकेत नहीं है, ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी में एकरूपता और इस समय आपसी समन्वय की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। देवेंद्र, वीरेंद्र जी ने तमाम बातें कही, और जो बातें हैं बेहद सारपूर्ण बातें हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो
एनालिसिस अगर हम करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो वो साफ तौर पर निकल कर आता है कि दो टकराव की स्थिति शीर्ष नेतृत्व में हरियाणा में प्रदेश स्तर पर बनी हुई थी, जिसको कहीं ना कहीं केंद्र के द्वारा दूर करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हुई हैं। अनन्य भक्ति की बात अनिल विज कहते रहे हैं, दरकिरार करना, साइडलाइन करना जिस तरीके से नजर भी आ रहा है, क्या अनन्य भक्ति कायम रहेगी? पार्टी के आगे कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार मजबूत होने का दावा कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा भी आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिए, अब सरकार जनता बदल देगी, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। देखिए सौरभ, अनिल विज इस तरीके से पहले भी करते रहे हैं। हालांकि उनका ये है कि मैं इतना सीनियर आदमी हूं, बीजेपी आज जहां तक पहुंची है उस संघर्ष की बुनियाद में उनका भी योगदान रहा है। लेकिन हम मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल रहे हैं 9.5 साल तक, हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। विश्लेषण हम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी ने कई बार उस तरह के बयान दिए और उनको उन बयानों पर अफसोस जाहिर करना पड़ा, उनको बयान वापस लेने पड़े। उन दोनों तरफ से ऐसा था। अगर टकराव की स्थिति थी, सीआईडी वाला मसला था, जब गृह मंत्री वाली बात हुई अनिल विज को बना दिया, लेकिन सीआईडी को लेकर खींचतान नहीं, मीडिया में थोड़ा सा दोनों की तरफ से वो हुआ, आलोचना भी हुई। तो हाईकमान बीजेपी जो है उसके बारे में माना जाता है कि वो कभी दबाव के आगे नहीं झुकता। हमने कई केस देखे हैं। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ा अपनी चलाना चाहते थे, मुख्यमंत्री थे, उनके सीधे तार हाईकमान से जुड़े हुए थे, सारी बातें उनसे होती थी चूंकि वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन अनिल विज ये कूटते रहते थे कि मैं इतना सीनियर हूं, जैसा उन्होंने पहली दफा कहा भी था कि मैं तो 5 बार का विधायक हूं, सीनियर हूं, मनोहर लाल से सीनियर हूं, ये शब्द उन्होंने यूज किए थे। और कई मौकों पर टकराव रहा दोनों का, मतलब थोड़ी सी, हालांकि मनोहर लाल ने काफी संयम रखा बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन अनिल विज अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे। और जब हाईकमान ने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, 44 साल की राजनीति, क्योंकि 1980 में बीजेपी बनी थी, पहले संयुक्त जब पंजाब था जिसमें हरियाणा अलग नहीं बना था, उसमें जनसंघ के कुछ विधायक रहते थे, उनका था। लेकिन बीजेपी जब इंडिपेंडेंट तोड़कर पॉलिटिकल पार्टी 1980 में बनी, उसके बाद हमेशा बैसाखी की भूमिका में रही है। चाहे बंसीलाल की सरकार थी, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, मतलब बैसाखी की भूमिका में रही थी। देवेंद्र, कहीं ना कहीं चुनौतियां कई हैं पार्टी के सामने, और कहीं ना कहीं जो समीकरण बन रहे हैं वो वाकई में देखने वाले भी हैं और समझने वाले भी हैं, और पार्टी को मंथन भी इस पर करना होगा। चुनौतियां हैं। महेश, अनिल विज को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है, वीरेंद्र जी ने भी बताया कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। अब सवाल यह है कि विज को साइडलाइन करना, उनकी नाराजगी सामने आना, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि कई बार वो विपक्ष पर भी कटाक्ष कर चुके हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा रहा है, जो टकराव की स्थिति खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी कई बार देखने को मिलती रही है। अब पार्टी उस कमी को या उस खामी को किस तरीके से भरपाई करेगी, बैलेंस करेगी? क्योंकि चुनौतियां अब कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस उधर से है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी फाइट है, आंतरिक मजबूत करने की, बैलेंस करने की और ज्यादा बड़ी चुनौती। देखिए, बिल्कुल मेरिट लिस्ट के हिसाब से समझने की कोशिश की जाए तो अनिल विज का जो पोर्टफोलियो है काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें हमेशा दूर ही रखा गया और एक बार फिर से वही परिस्थिति देखने को मिली, मुख्यमंत्री की कुर्सी से अनिल विज को दूर कर दिया गया। अब मंत्री तो वो रह चुके हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री की ख्वाहिश उनके अंदर थी, लेकिन ये जो ख्वाहिश है ये अधूरी रहेगी और यही सबसे बड़ी उनके फ्रस्ट्रेशन की वजह है। रहकर अनिल विज में ये फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला है। पिछले अंतराल भी ये देखने को मिला था कि करीब 2-2.5 महीनों तक जो स्वास्थ्य विभाग का कामकाज था, गृह विभाग का कामकाज था, पूरी तरह ठप अनिल विज की तरफ से कर दिया गया था और बमुश्किल उस परिस्थिति को सॉल्व किया गया था। तो अभी भी मुझे लगता है कि अभी स्थिति जो है कमोवेश वही विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती और ताकत यह है कि यहां पर अपने गुस्से का, अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार करने का विकल्प नहीं होता है और साथ और से यहां पर अनन्य भक्ति का जिक्र यहां पर अनिल विज करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान, जिस तरीके से अंदरूनी हालात कांग्रेस पार्टी के हैं, वहां पर सीधा नुकसान होता है क्योंकि एक दूसरे को हराने का काम कांग्रेस पार्टी में किया जाता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी में कितने भी नाराज अनिल विज हो जाएं, लेकिन वो किसी को हराने के लिए, पार्टी को नुकसान करने के लिए किसी भी तरह की गतिविधि में, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। और सिर्फ अनिल विज की बात नहीं है, कोई भी ऐसा नेता जो
भारतीय जनता पार्टी में शामिल है वो पार्टी को हराने में शामिल नहीं हो सकता, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलता है। नाराजगी है, दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी वो चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी वजह यह है कि एक व्यवहारिकता की जो कमी है वो अनिल विज में देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री, चाहे वो गठबंधन की सरकार चलाएं, चाहे निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार चलाने का काम करें, वहां पर काफी सारे ऐसे फैसले करने होते हैं जहां पर सबको साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। वहां पर अनिल विज की जो व्यावहारिकता की कमी है वो यहां पर सरकार चलाने में आड़े आ सकती है, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है कि अनिल विज को मुख्यमंत्री की कुर्सी से भारतीय जनता पार्टी दूर ही रखती है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, अनिल विज को लेकर क्या कुछ प्लान देखने को मिल सकता है? क्या कोई और भी जिम्मेदारी दे सकता है शीर्ष नेतृत्व? क्या नजर आ रहा है मौजूदा हालातों को देखते हुए? नहीं, अब मुझे लगता है कि उनको जिम्मेदारी मिलेगी, इसमें संदेह लगता है। अब वो पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में रहेंगे। देखिए, मनोहर लाल जी की भी हरियाणा से विदाई हो रही है। वो लोकसभा चुनाव अगर जीत जाते हैं तो केंद्र में चले जाएंगे, केंद्र में उनको पद तो मिल जाएगा। लेकिन अनिल विज जी की क्या भूमिका रहेगी? अनिल विज जी का हरियाणा भारतीय जनता पार्टी किस तरह उपयोग करना चाहेगी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तो उनको बनाने से रहे, 70 वर्ष के हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का उनका मार्गदर्शन ही लेना चाहेगी। अब वो मार्गदर्शन किस रूप में लेना चाहेगी, उनकी सेवाओं का किस रूप में उपयोग करना चाहेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ही मालूम है। लेकिन अब नई पीढ़ी की नई भाजपा खड़ी हो रही है, लेकिन उसमें यह भी रखना चाहिए कि पुराणों की उपेक्षा ना हो और पुराणों का पूरा मान सम्मान भी मिलना चाहिए। अनिल विज पुराने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते रहते थे और वो डॉक्टर मंगल सैन जी का ही प्रतिरूप थे। कार्यकर्ता उनमें मंगल सैन जी की छवि देखते थे, इससे कार्यकर्ताओं को पीड़ा हुई। बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ प्लान रहेगा शीर्ष नेतृत्व का अनिल विज को लेकर, नाराजगी दूर होगी या नहीं। फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर हो गया है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में और फिर कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होगा, उसमें पहली तो फाइट लोकसभा की है, उसमें कितनी मजबूती मिलेगी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।